सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अब सो सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। अगर नहीं जुटे हो तो बेटा जुट जाओ, क्योंकि कितनी बार तो मैं बोल चुका हूँ और तुम्हें खुद भी पता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम कितने करीब हैं। तो बोलने से पहले ही जुट जाओ, ठीक है। और जो तो जुट गए हैं उनके लिए तो बढ़िया, और जो नहीं जुटे हैं जुट जाओ तुम लोग भी। कितना 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 का बोलूँगा मैं तुम लोगों को, तो मान लिया करो मेरी बात। आ जाओ, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, याद है किसी को? याद है कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़ के आए थे सेबी के बारे में। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटल मार्केट के बारे में, कि कैपिटल मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं देखेंगे, फंक्शंस देखिए क्या कैपिटल मार्केट के कौन कौन से फंक्शंस चल रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइस, कैपिटल मार्केट का मतलब क्या था? हम लोगों ने दो तरीके की मार्केट पढ़ी थी, शायद तुम्हें पहले से पता हो, कई लोगों को जो नहीं जानते उनके लिए। तो बेटा दो तरीके की मार्केट होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट आगे फर्दर दो तरीके से डिवाइडेड होती है, एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट दो तरीके की डिवाइडेड है, एक तो मनी मार्केट जो हम लोग पढ़े हैं, एक है कैपिटल मार्केट जो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो उन्होंने बोला कैपिटल मार्केट क्या होती है। तो बेटा कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर और सेलर है। बायर सेलर नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा एक वो होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, होते हैं ना वो लोग कुछ, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास पैसा बहुत होता है, उनको बोलते हैं इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर। और कुछ वो लोग होते हैं जिनको पैसे की हमेशा ज़रूरत पड़ी रहती है, ठीक है ना, उनको बोलते हैं कंपनी। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे होंगे, है ना। तो जिनके पास बहुत पैसा होता है और वो ऐसे जो जिनको हमेशा पैसे की ज़रूरत पड़ी रहती है, अरे यार इतने पैसे गूगल पे कर देना। तो एक तो वो है और एक क्या है? इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टर जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो क्या कर देता है? अपना पैसा किसको दे देता है? कंपनी को दे देता है। तो जहाँ पे ये सारी ट्रांजैक्शन चल रही है उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। कैपिटल मार्केट में जिसके पास सरप्लस फंड है वो अपना फंड किसको दे देता है? किसको दे देता है? नीडी वाले को दे देता है, कंपनीज को दे देता है। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट को पूल किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? पूल। पूल का मतलब वो नहीं है जिसमें आप लोग डाइन लगाते हो, ठीक है ना, वो नहीं है जिसपे आप जाके स्विमिंग करते हो, डैट इज नॉट पूल। पूल का मतलब है यहाँ पे कि आपके सारे के सारे पैसे को क्या कर देते हैं? इकट्ठा कर देते हैं, और इकट्ठा करना इस पूल, और उस पूल करके उस पैसे को पूल करके आप लोग इन्वेस्ट कर देते हो कहीं पे जहाँ पे नीड है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के प्लेस है जहाँ पे इकोनॉमी अपने पैसे को पूल करके, पूल करने के बाद में उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट, ठीक है बेटा। फिर कैपिटल मार्केट में उन्होंने बोला इट इज़ अ मार्केट जहाँ पे पैसा लैंड या फिर बोरो किया जाता है बेटा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। याद हो आपको, मैंने आपको मनी मार्केट बताया था, मैंने वहाँ पे बोला था यहाँ पे पैसा दिया जाता है या लिया जाता है शॉर्ट टर्म पीरियड जो कि एक साल तक का चलता था। लेकिन यहाँ पे कुछ गेम कुछ और है, यहाँ पे चीज़ कुछ और है। यहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया है लॉन्ग टर्म पर्पस, मतलब यहाँ पे एक साल या उससे ज़्यादा के लिए पैसा दिया जाता है। तो सरप्लस फंड जिनके पास है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में, जो कि इशू की जाती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर बाय सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग, और बाद में जितना भी पैसा होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके अकॉर्डिंग के, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनको। तो यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखनी है कि बेटा यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र किया जाता है लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। किसके लिए? लॉन्ग टर्म पीरियड में, और लोग अपने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में क्या कर रहे हैं? पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसके लिए? कैपिटल मार्केट के लिए। आप लोग चाहो तो उससे पहले भी आप लोग अपने इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि आपने दो तरीके की मार्केट के, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में दो तरीके की मार्केट, एक कैपिटल और एक मनी मार्केट। अब आता है फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम करती है कैपिटल मार्केट, देखते हैं। एक तो मेरी सेविंग्स को चैनलाइज करती है। क्या करती है? चैनलाइज। चैनलाइज का मतलब बेटा अगर मैंने कुछ सेव करा है उसी पैसे को मैं अपने पास रखूँगा तो क्या फ़ायदा, उसी पैसे को कहाँ पे बेस्ट जगह पे इन्वेस्ट करना है इसके बारे में कौन बता रहा है मेरे को? कैपिटल मार्केट। वो बोलता है यार शेयर्स में लगा दो, डिबेंचर में लगा लो, वो बॉन्ड्स में लगा लो, वारंट में लगा दो, अलग अलग तरीके के मेरे पास है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में लगा दो। तो जहाँ पे लॉन्ग टर्म में मेरे को बेनिफिट दिख रहा है, तो मेरे को ये बेनिफिट कौन प्रोवाइड करवा रहा है? ये करवा रही है कैपिटल मार्केट। वो मेरी सेविंग्स को चैनलाइज कर रही है अलग 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 जगह पे, ठीक है। दूसरा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है अगर मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ? अपने शेयर्स को बेच सकता हूँ, अपने शेयर्स को बेच सकता हूँ, और बेचने के बाद में क्या कर सकता हूँ? उसको फर्दर, एक मिनट रुकना बेटा, हाँ अब मैं यहाँ तो मैं अपने शेयर्स को क्या कर सकता हूँ बेटा? बेच सकता हूँ, और बेचने के बाद में क्या कर सकता हूँ? उसको आगे फर्दर क्या कर सकता हूँ? उस चीज़ से पैसा निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकना ज़रा, सॉफ्टवेयर हमारा आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना,
एक मिनट रुको, जरा इसको सेट कर देते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर हमारा साथ छोड़ देता है, और स्पेशली तब जब हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसको भी पसंद नहीं है कि हम लोग पढ़ाई करें, है ना। ये भी तुम्हारे जैसा हो चुका है। चलो छोड़ो, आ जाओ। कहाँ पे थे हम लोग थे कि हमारी कैपिटल मार्केट जो है बेटा, वो कैपिटल मार्केट जो है वो मुझे क्या क्या प्रोवाइड करवा रही है, उसके क्या क्या काम है। सबसे पहला, मेरी सेविंग को कहाँ चैनलाइज करना है, मेरी सेविंग्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मेरे को बेस्ट जगह इन्वेस्टमेंट करने की कौन बता रहा है, मेरे कैपिटल मार्केट बता रही है, ठीक है। दूसरा, मेरी लिक्विडिटी, मेरे पैसे को अगर मेरे को बीच में मेरे को लगता है कि मेरे को अपने शेयर्स बेचने हैं, शेयर बेच के मेरे को निकलना है और मेरे को पैसे चाहिए, तो वो मेरे पैसे को जल्दी लिक्विडिटी मतलब जल्दी पैसे में कैश में कन्वर्ट करके मेरे को प्रोवाइड करवा देगा। फिर इट प्रोवाइड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है उस पैसे को कंपनी यूज़ करती है। देखो, आज मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, तो क्या मैंने रिलायंस को पैसा दे दिया? जब मैंने रिलायंस को पैसा दे दूंगा तो क्या वो पैसे से कैपिटल फॉर्म होगी, मतलब इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी? ऑटोमेटिकली होगी सर। तो कैपिटल फॉर्मेशन की हेल्प करता है। इट इज़ एक्ट एज अ बैरोमीटर। थर्मामीटर देखा है? थर्मामीटर का मतलब क्या होता है? वो आपके पूरी बॉडी का टेम्परेचर नाप कर देता है। ऐसे ही ये एक्ट करता है किसी बैरोमीटर की तरह से। ये बताता है, कैपिटल मार्केट बताती है कि आपकी ओवरऑल इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, ठीक है, समझ आया? तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है उसके बारे में बताता है। फिर उसके बाद में आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। सेविंग का भी काम करता है, इन्वेस्टमेंट का काम भी करता है, कि जो मेरा पैसा सेव करवाया, सेविंग का भी काम की सेविंग की भी हैबिट डालता है, और उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है उसकी हैबिट भी कौन प्रोवाइड करवाता है मेरे को? कैपिटल मार्केट। फिर ट्रांसफ़र फंक्शन है। ट्रांसफ़र फंक्शन का मतलब है कि मेरे शेयर दूसरे के पास में मैं बेच सकता हूँ, तो ट्रांसफ़र फंक्शन भी कौन प्रोवाइड करवा रहा है? कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करवा रही है। सर्विस प्रोविजन है, सर्विसेज है, गुड्स तो जाते नहीं, यहाँ पे क्या जाती है? सर्विसेज जाती हैं। फिर कॉन्टीन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो मेरे को कैपिटल मार्केट में मैं चला जाऊँ, वहाँ से मैं, मेरे के पास बायर भी खड़े हैं, सेलर भी खड़े हैं, तो वहाँ से इजीली मैं बाइंग और सेल कर सकता हूँ। और अदर फंक्शंस, जितने भी अदर फंक्शंस है वो प्रोवाइड करवाती है। तो ये कैपिटल मार्केट ये काम करके देती है, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाती है आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद में कैपिटल फॉर्मेशन की हेल्प करती है, इकोनॉमी में मोबिलाइज करवाती है, आपकी सेविंग्स को कहीं अब बढ़िया जगह पे अवेलेबल रिसोर्सेज में, ठीक है, लगवा के देती है। फिर बैरोमीटर है कि बताती है कि पूरी इकोनॉमी कैसी चल रही है, ठीक है। सर्विस प्रोविज़न है, जैसे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन्स इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करके दे रहा है? आपके कैपिटल मार्केट करके दे रही है। फिर तीन तरीके की मार्केट बेटा, प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, और एक डेरिवेटिव मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है बेटा? जब पहली बार कभी कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करे और उन अपने शेयर्स को कहाँ पे रजिस्टर्ड करवाती है? वो स्टॉक एक्सचेंज पे करवाती है, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर इश्यू करती है, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट। जब कंपनी और इन्वेस्टर के बीच का रिलेशन चल रहा है, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट, ठीक है, समझ आ रहा? जब कंपनी और इन्वेस्टर के बीच का रिलेशन चल रहा है, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट। सर सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? सेकेंडरी मार्केट बेटा ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे मतलब इन्वेस्टर और इन्वेस्टर का रिलेशन चल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बेस्ट एग्जांपल दूं तुम लोगों को, तुम लोग महिंद्रा के शोरूम पे जाते हो, महिंद्रा पे जाके तुम लोग नई थार निकलवा के आते हो, उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। कौन सी मार्केट? प्राइमरी, जहाँ पे कंपनी और कस्टमर का रिलेशन चल रहा है। लेकिन जहाँ पर आपने थार ले ली, थार लेने के बाद में आप लोग क्या कर रहे हो? आपने उसको OLX पे बेच दिया। अब यहाँ पे दोनों ही बंदे क्या है? कस्टमर है, क्योंकि आपने भी चीज़ यूज़ कर ली है, दूसरे बंदे भी। जहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें इधर उधर चेंज करती हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। मतलब जब रिलायंस ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू करे होंगे, वो कौन सी मार्केट? प्राइमरी मार्केट है, ठीक है। जब मैंने शेयर्स खरीद लिए, अब मैं इन्हीं शेयर्स को किसी और को बेच रहा हूँ, ये कौन सी मार्केट? सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर के साथ में क्या कर रहा है? डील कर रहा है, डेट इज सेकेंडरी मार्केट। और सर डेरिवेटिव क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर्स में डील करते हैं। डेरिवेटिव मतलब जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, जो अपनी वैल्यू किसी और इंस्ट्रूमेंट से ड्राइव करता है, डेट इज डेरिवेटिव। फिर से बोल रहा हूँ,
ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, जो अपनी वैल्यू किसी और इंस्ट्रूमेंट से ड्राइव करे, डेट इज डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव में 3 तरीके की चीज़ें आती हैं बेटा, फ्यूचर, ऑप्शंस, ठीक है। फ्यूचर और ऑप्शंस से 2-3 चीज़ें की तरीके की चीज़ें आती है। एक कमोडिटी डेरिवेटिव होता है, वो अलग से होता है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें आती हैं डेरिवेटिव में। अब देख लेते क्या है यहाँ पे। यहाँ सिक्योरिटी इशू की जाती है प्राइमरी मार्केट में, इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी और गवर्नमेंट एजेंसीज। पब्लिक लिमिटेड क्यों बोला बेटा? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो पब्लिक से पैसा रेज करती है, उसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक से पैसा रेज नहीं करती, उसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि प्राइमरी मार्केट अनेबल करती है, क्या इनेबल करती है? हेल्प करती है गवर्नमेंट को और बाकी कंपनीज को कि वो अपना पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से ले सके? पब्लिक से ले सके। या तो आईपीओ और या फिर एफपीओ भी यहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा तो बता देता हूँ। एफपीओ या फिर राइट इशू, इनके थ्रू जब पैसा रेस किया जाता है उसको प्राइमरी मार्केट में। सर आईपीओ क्या होता है? जब ज़िंदगी में पहली बार कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, उसको आईपीओ बोलते हैं। जब कंपनी पहली बार पैसा लेने के बाद में बार बार जितनी बार भी पब्लिक से पैसा लेगी, उसको क्या बोलेंगे? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। जब पहली बार कंपनी पैसा लेती है लोगों से, डेट इज आईपीओ। और जब कंपनी बार बार पैसा लेती है पब्लिक से, डेट इज एफपीओ। सर दोनों ही प्राइमरी मार्केट में? बिल्कुल बेटा, दोनों प्राइमरी मार्केट में। लेकिन एक बार इन्वेस्टर के पास पैसा आ गया, इन्वेस्टर ने शेयर्स खरीद दिए और इन्वेस्टर ने आगे पैसा उनको दे दिया। अब ये इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में आपस में शेयर परचेज सेल चल रहे हैं, डेट इज सेकेंडरी मार्केट। राइट इशू क्या होता है सर? राइट इशू का मतलब होता है अगर मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा हुआ बेटा, तो जब रिलायंस को फिर से पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो रिलायंस पहले मेरे से पूछेगा कि यार तू फिर से और शेयर मेरे खरीदना चाहेगा या नहीं खरीदना चाहेगा, डेट इज राइट इशू, ठीक है। तो राइट इशू, पब्लिक ऑफर, जहाँ पे कंपनी एक ही वर्ड आता है, यहाँ पे कंपनी और इन्वेस्टर का रिलेशन चल रहा है, डेट इज प्राइमरी मार्केट। और जहाँ पे इन्वेस्टर का रिलेशन चल रहा है, डेट इज सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे आईपीओ आता है जब कंपनी फर्स्ट टाइम फ्रेश इशू करती है शेयर्स, उसको आईपीओ बोलते हैं, ठीक है। फिर फर्दर इशू का मतलब होता है एफपीओ, जब कंपनी एक बार आईपीओ आ गया उसके बाद में जितनी बार भी पैसा रेस करेगी शेयर इशू करके, उसको बोलते हैं एफपीओ, ठीक है। उसके बाद में आता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब ऑफर किया जाता है पार्टिसिपेंट को जिनके पास ऑलरेडी शेयर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो होते हैं, पहले के जो शेयर होल्डर हैं उनसे। जैसे घर वालों ने सबसे पहले किससे पूछना था? अपने बंदों से पूछना था कि जब जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहाँ पे जाएंगे? पहले अपने वालों से पूछेंगे, ठीक है। फिर बाहर बैंक से जाके या किसी और से लोन लेंगे। तो उन्होंने यही बोला कि सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो हैं उनसे पूछो, ठीक है। फिर प्रेफरेंशियल इशू, जब किसी बंदे को स्पेसिफिक प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे आप लोग भी देते हो ना, किसी ना किसी को देते होगे तुम लोग भी प्रेफरेंस, है ना। तो आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप को या स्पेसिफिक लोगों से पैसा ले रहे हो और स्पेसिफिक लोगों को अपने शेयर इशू कर रहे हो, दैट इज़ प्रेफरेंशियल इशू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आईपीओ पहली बार इशू कर रहे हैं कंपनी, एफपीओ जितनी बार भी कंपनी पब्लिक को इशू करेगी। राइट इशू जब एग्जिस्टिंग लोग जिन्होंने पहले से शेयर लिए हैं उनको शेयर इशू करती है कंपनी। और प्रेफरेंशियल इशू जब कंपनी किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, किसी स्पेसिफिक लोगों को, स्पेसिफिक ग्रुप को क्या करती है? प्रेफरेंस देती है, इट इज प्रेफरेंशियल इशू। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं? कहाँ पे आती हैं? प्राइमरी मार्केट में। वो भी कहाँ पे? अपने प्राइमरी मार्केट या न्यू मार्केट बोल सकते हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आखिर कैपिटल मार्केट में क्या क्या रिफॉर्म्स आए, मतलब कौन कौन सी चीज़ें बदलाव हुए कैपिटल मार्केट में, कौन कौन सी नई चीज़ें आई, दैट इज़ रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट। तो देखते हैं कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं। एक तो सेबी आया, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि सेबी आया। सेबी की नया एक एक्ट पास हुआ 1992 में। तो सेबी के आने से क्या कुछ हुआ ये तुम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो। फिर इन्होंने बोला डेरिवेटिव ट्रेडिंग सही। डेरिवेटिव ट्रेडिंग मतलब फ्यूचर ऑप्शन। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्यूचर डेट पे होगा, डेट इज़ फ्यूचर्स, ठीक है। ऑप्शंस भी ऐसा ही कुछ होता है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है ऑप्शंस क्या है। तो फ्यूचर उनको बोलते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग। फिर एक बड़ा ही मस्त कंसेप्ट पढ़ेंगे आज हम लोग, दैट डी म्यूचुअलाइजेशन, ठीक है। और एक और है यहाँ पे दिया होगा या नहीं पता नहीं, इसी में है डिस्पोजिटरी एक्ट में, दैट इज डिपोजिटरी, ठीक है ना, डी मटीरियलाइजेशन। तो ये वाले कंसेप्ट आए, ठीक है। फिर इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े सारे कैंपेन्स लगते हैं, ठीक है, वो वाले काम करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि ना कि सिर्फ इंडिया में, मतलब इंडिया का बाहर से भी हम लोग पैसा रेज कर सकते हैं, बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। फिर मर्चेंट बैंकर की एक्टिविटीज़। मर्चेंट बैंकर कौन होता है? कि ऐसा बंदा जो पूरा का पूरा आईपीओ या एफपीओ में आपका साथ देता है, ठीक है। इसके बगैर ना तो आईपीओ हो सकता है ना ही एफपीओ हो सकता है। ये एक इंटरमीडिएरी है जो कंपनी के बिहाफ के सारा काम करके देता है, ठीक है। फिर आप ये बोल लो
हाँ, CRA का मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। CRA मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जैसे आप लोग प्ले स्टोर पे जाके कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे रेटिंग दी होती है ना, ऐसे ही जब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है तो उसको रेटिंग लेनी पड़ती है अपने इस एजेंसी से, CRA से, कि उनकी सिक्योरिटीज़ जो हैं उनको क्या रेटिंग दी जाए। तो अलग अलग CRA कंपनीज होती हैं, वो रेटिंग प्रोवाइड करवाती हैं कि आखिर ये इस कंपनी के शेयर्स या इस कंपनी की सिक्योरिटीज़ कितनी रेटिंग पे जाना चाहिए, और उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या रहते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेवलपमेंट या रिफॉर्म्स मैं बोल सकता हूँ कि कैपिटल मार्केट में ये चीज़ें चेंजेस होके आई हैं। ठीक है, ट्रेडिंग साइकिल चेंज हुआ, पहले T+7 चलता था, फिर T+3 भी आया, अब T+2 चल रहा है। मतलब ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई 2 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ये ट्रेडिंग साइकिल्स था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं कहाँ पे, रिफॉर्म्स हुए हैं कहाँ पे, कैपिटल मार्केट में। डन गाइस, ये सारी चीज़ें देखो, सेबी आया तो सेबी के वही सेम फंक्शन जो हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़े हैं, तो ये सारे सेम फंक्शन सेबी ने करके दिए हैं। ठीक है, ये सारे सेम फंक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद में ट्रेड साइकिल, ठीक है, पहले ट्रेड साइकिल 14 दिन का था, अब उसमें से हट के T+5 हुआ, फिर T+3 हुआ, अब करंटली क्या चल रहा है, T+2 और अभी भी बोल रहे कि ये T+1 पे आ जाएगा। मतलब जिस दिन तुम लोग ट्रांजेक्शन करोगे शेयर्स में, उसी दिन अगले दिन ही तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा और उनके अकाउंट में शेयर्स चले जाएंगे। फिर डेरिवेटिव अकाउंट है। ठीक है, डेरिवेटिव चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में डीम्यूचुअलाइजेशन, ये पढ़ना है हम लोगों को। व्हाट डू यू मीन डीम्यूचुअलाइजेशन? इन्होंने बोला जहाँ पे पहले क्या होता था, ब्रोकर जो थे ना, ब्रोकर पहले के ज़माने में क्या होता था, ब्रोकर क्या करते थे, ओन्ड भी करते थे, ब्रोकर कंट्रोल भी करते थे, और ब्रोकर ही मैनेज करते थे स्टॉक एक्सचेंज को। तो मतलब स्टॉक एक्सचेंज को ओन्ड भी, कंट्रोल और मैनेज, तीनों का काम कौन करता था, ब्रोकर खुद ही करते थे। और जब ब्रोकर खुद ही करते थे तो ब्रोकर के पास में सारी इंफॉर्मेशन होती थी, तो जो इनसाइडर कह लो या फिर फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते। देखो, मैं ही पेपर बना रहा हूँ, मैं ही पेपर चेक कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ही पेपर लिख रहा हूँ, तो क्या फ्रॉड नहीं होगा? तो और क्या होगा? इन्होंने बोला कि आप लोग ओनर भी तुम लोग ही हो, मैनेज भी तुम लोग कर रहे हो, ठीक है, और कंट्रोल भी तुम्हारा ही है, तो फिर कौन बोलेगा कि तुम लोग गलत हो? सारा कुछ अगर तुम लोग खुद ही कर रहे हो तो फ्रॉड होने के चांसेस क्या थे, यहाँ पे ज़्यादा थे। इसीलिए इन्होंने बोला कि डीम्यूचुअलाइजेशन का कंसेप्ट लेके आना है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने बोल दिया कि रिकॉन्स्टिट्यूट करना है गवर्निंग काउंसिल एंड प्रोवाइड फॉर डैट एटलीस्ट 50% नॉन ब्रोकर रिप्रेजेंट। मतलब आपके पूरे जो स्टॉक एक्सचेंज है, पहले सारा काम किसके पास था, ब्रोकर के पास था। अब 50% से ज़्यादा नॉन ब्रोकर इसमें होने चाहिए। मतलब 50% से ज़्यादा इसमें कौन होने चाहिए, नॉन ब्रोकर होने चाहिए। और बाद में इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने प्रपोज करा, बाद में वो वाला प्रपोज नहीं, प्रपोज मतलब कि बताया गवर्नमेंट ने कि कॉरपोरेट करो स्टॉक एक्सचेंज को, इन विच ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग राइट मेंबरशिप शुड बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम वन अनदर। कि पहले क्या होता था, पहले ओन, कंट्रोल और मैनेज तीनों काम कौन करता था, ब्रोकर। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने एक रूल लाया और गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को ट्रेडिंग राइट से अलग कर देंगे। क्या करेंगे, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को ट्रेडिंग राइट से अलग कर देंगे। मतलब जो लोग ओनर है, जो लोग मैनेजमेंट में है, वो लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और जो लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं वो लोग ओनर और मैनेजर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं ही ओनर हूँ, मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर मैं ही ट्रेडिंग भी कर लूँगा तो ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया ना एक तरीके का, कि मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन बड़ा और मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। किसको? जो बंदा ओनर है या जो बंदा मैनेज कर रहा है, वो बंदा ट्रेडिंग नहीं करेगा, और जो लोग ट्रेडिंग करेंगे वो ओनर और मैनेजर नहीं हो सकते। इट इज़ कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन। कि पहले जो चीज़ें म्यूचुअल थी, अब उन म्यूचुअल चीज़ों को क्या कर दिया इन्होंने, सेग्रीगेट कर दिया। क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो इट इज़ डीम्यूचुअलाइजेशन। ये पहली जगह थी जहाँ पे अलग अलग होना बढ़िया माना गया। मतलब दो चीज़ों को अलग अलग कर दिया, और अलग अलग करके इन्होंने कंसेप्ट बनाया डी म्यूचुअलाइजेशन। की पहले जो चीज़ें म्यूचुअल थी अब वो अलग कर दी हैं। जो लोग मैनेज और जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जो लोग ट्रेडिंग करेंगे वो लोग मैनेज और ओन्ड नहीं करेंगे। इट इज़ सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम ट्रेडिंग राइट। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये डीम्यूचुअलाइजेशन, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती कि व्हाट डू यू मीन बाय डीम्यूचुअलाइजेशन। ये रिफॉर्म लेके आए थे कैपिटल मार्केट में। फिर आया आप लोगों का डिपॉजिटरी एक्ट। कौन सा एक्ट? डिपॉजिटरी एक्ट।
सर डिपॉजिटरी एक्ट क्या होता है? पहले आपके पास फिजिकल शेयर्स होते थे, मतलब अगर मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदा, मेरे को एक क्या दिया जाता था, सर्टिफिकेट दिया जाता था मेरे पास ये रिलायंस के शेयर्स हैं। लेकिन आज आप लोगों ने जब भी यूट्यूब भी चलाते हो या बाकी चीज़ें भी चलाते हो तो आप लोगों को एड्स बड़ी सारी दिखती होंगी, याद है? ग्रो की ऐप दिखती है, ठीक है ना? फिर उसके बाद में वो मोतीलाल ओसवाल की ऐड दिखती होगी आप लोगों को, शेर खान की ऐड दिखती होगी, ठीक है, आपको ज़रोदा की दिखती होगी। तो ये सारे क्या हैं आपके, क्या कह सकते हैं, मैं वो हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ब्रोकर्स बोल सकते हो, ठीक है, ब्रोकर्स हैं ये आपके। और ये सारे लोग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि आप अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में रखो। कौन से फॉर्म में? डीमैट फॉर्म में। सर डीमैट क्या होता है? बेटा कभी भी किसी चीज़ को मटेरियल से डीमटेरियल कर देना, दैट इज डीमैट। मतलब पहले मेरे पास जो फिजिकल शेयर्स थे, अब उन फिजिकल शेयर को फाड़ के मैंने उनकी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक में शेयर्स रखे। जैसे आप लोगों ने करेंसी है हमारे पास, ठीक है, करेंसी है, अगर हम लोग अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं तो वहाँ पे हमारी अमाउंट जो है वो फिगर्स में शो करती है, दैट इज डीमटेरियलाइजेशन होता है। ये ऐसे ही कुछ कंसेप्ट है कि पहले मेरे पास जो फिजिकल शेयर थे, उन फिजिकल शेयर को फाड़ के मैंने उन्हीं की जगह पे ऊपर जो शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड रख लिया, दैट इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर इनटू द इलेक्ट्रॉनिक मोड इज कॉल्ड एज डीमटेरियलाइजेशन। तो ये डीमटेरियलाइजेशन का सर कंसेप्ट क्यों आया? ये आया डिपॉजिटरी एक्ट आने के बाद में। जब डिपॉजिटरी एक्ट आया 1996 में, तो उन्होंने बोला कि अब हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे कि जिनको अपने शेयर फिजिकल रखने हैं वो फिजिकल रखो, और जिनको अपने शेयर को अपने मोबाइल में रखना है, अपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखना है, एक ही झटके में बाय करना है, एक ही झटके में सेल करना है, तो वो लोग अपने कहाँ से कर सकते हैं? फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या आया? डीमैट का कंसेप्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पे मेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्रीली, ये इसलिए आया था कि फ्रीली पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफ़र हो सके। डीमटेरियलाइज कर देते हैं सिक्योरिटी इनटू डी डिपॉजिटरी मोड। तो एक डिपॉजिटरी आया, डिपॉजिटरी ने एक कंसेप्ट लेके आया क्या? डीमटेरियलाइजेशन का, ठीक है। दो ही डिपॉजिटरीज हैं जो ये काम करके देती हैं, मतलब आपके शेयर्स को कन्वर्ट करके देती है, किसमें किसमें कन्वर्ट करके देती है? ई मोड में। एक तो NSDL और CDSL, सिर्फ दो ही ऐसी डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में जो ये काम करके देती हैं। डीमैट सेटल करता है अकाउंट ओवर 99% ऑफ द टर्नओवर सेटलर बाय डिलीवरी। तो 99% ऑफ द टर्नओवर जो है सेटलमेंट से होती है इनकी। और इन्होंने एलिमिनेट किसको करा? बैड डिलीवरी, ठीक है। कि पहले क्या होता है, जो फिजिकल शेयर्स हैं, क्या पता किसी के घर पे शेयर्स पहुंचे ना पहुंचे, बाय पोस्ट डिलीवर हो रहे हैं, तो क्या पता रास्ते में जाते फट जाएं, ठीक है, गुम हो जाएं, क्या पता आपके पास डिलीवर ना हो। तो जो पहले बैड डिलीवरी प्रॉब्लम्स होती थी, अब वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आने के बाद में क्या हो गई है? सोल्व हो गई है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपके अकाउंट में बुक एंट्री पास हो जाती है कि जितने भी शेयर्स हैं वो आपके क्या करते हैं, कहाँ पे शो कर जाते हैं? आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शो कर जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे आप लोगों ने अपने बैंक में पैसा जमा करवाया और वो सारा का सारा पैसा आपके गूगल पे में शो हो जाता है, कितने अकाउंट है, कितना अमाउंट बचा है, कितनी आपने ट्रांजेक्शन करी है। इसी तरीके से डीमैट अकाउंट एक खोला जाता है जिसमें आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताई जाती है, कितने आपने शेयर बाय करे, कितने सेल करे, कितने बचे हैं, ठीक है, और क्या प्राइस पे आपने सेल करे। तो सारा कुछ आपका डीमैट फॉर्म में हो जाता है। तो आजकल ज़्यादातर सारे शेयर्स जो हैं वो डीमैट फॉर्म में ही हैं, ठीक है बेटा। फिर रिस्क मैनेजमेंट का काम करके देता है, सारे पढ़ लिए हमने। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का काम करके देता है। एक फ़ंड बनाया गया, दैट इज़ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फ़ंड, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं फ़ंड बनाया गया जिसमें इन्वेस्टर्स के लिए पैसा आता है और इन्वेस्टर के ही भलाई के लिए पैसा खर्चा जाता है, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन है, ADR GDRs छोड़ दो अभी, इतना ज़्यादा नहीं, CRA, और ये सारे काम करके देती है कौन? आपकी कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो ये कैपिटल मार्केट थी। इसमें जो मेन चीज़ जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है वो है एक तो आपका डीम्यूचुअलाइजेशन, जो कि कंसेप्ट ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और सेकेंडली इज़ डीमटेरियलाइजेशन, कि आखिर आपके शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? डीमैट फॉर्म में, ताकि आप इजीली अपने शेयर्स को क्या सको? डीमटेरियलाइज करके अपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपने शेयर्स को रख पाओ, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेला भी आपको कई बार शॉर्ट नोट्स आ सकता है इसके ऊपर ही कैसे होता है, ठीक है गाइस। तो ये था पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट। अब थोड़े से बचे हैं आपके, जो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक आप इनको पढ़ो, इनको अच्छे से करो। एक कहानी सुनाऊँ तुम लोगों को? आज मैं बैठा हुआ था, रील्स चला रहा था, और रील्स में आई थी बड़ी अच्छी सी, ठीक है। उनमें क्या बोला गया था? उन्होंने बोला कि दो लोग खड़े थे, एक इंसान बड़ा ज़्यादा दुखी था, बड़ा ज़्यादा दुखी बैठा हुआ था, और दूसरा ऐसा इंसान था जो बड़ा ही ज़्यादा खुश था। और उन्होंने पूछा कि दो लोग मतलब एक बंदा बड़ा ज़्यादा दुखी था, एक बड़ा ज़्यादा खुश था। तो उन्हीं को दो लोग देख रहे थे,
उसने बोला कि यार तू एक काम कर, कुछ ऐसी बात बोल या कुछ ऐसा लिख के आ सामने कि जो दुखी इंसान है वो खुश हो जाए और जो बंदा खुश है वो दुखी हो जाए। तो वो कहता मैं ऐसा कर दूंगा। कहता चल ठीक है जा करके आ। तो वो उन दोनों के सामने जाता है, जो बंदा दुखी था और जो बंदा बड़ा ज़्यादा खुश था, उनके सामने जाके ना, सामने एक बोर्ड था, वहाँ पे जाके लिख के आता है कि ये भी वक्त बीत जाएगा। मतलब कितनी गहरी बात उसने बोली। उसने बोला ये भी वक्त बीत जाएगा। तो ऐसे हर एक टाइम बीत जाता है। जो भी टाइम मिले उस टाइम को इतना इन्जॉय करो कि क्या पता, ऐसे इन्जॉय करो कि क्या पता वो कल हो या ना हो। तो मतलब कहने का भाव ये था कि कभी कभी रील्स में भी इतना कुछ सिखा देते हैं कि जो भी टाइम मिला है, जैसा भी मिला है, उसको अच्छे से इन्जॉय करो। अच्छा टाइम है तो फिर उसको ये समझ के इन्जॉय करो कि ठीक है, इतना भी खुश मत हो कि कल को तुम्हें जब वो अच्छा टाइम निकल जाए तो तुम एक भी बार में दुखी हो जाओ। और दुखी टाइम में ये याद रखो कि ये भी वक्त बीत जाएगा तो अच्छा टाइम भी आएगा। तो हर एक चीज़ को मॉडरेट तरीके से लेके चलो, हर एक तरीके को अच्छे तरीके से इन्जॉय करो। जब पढ़ाई करते हो तो कई बार पढ़ाई करते वक्त तो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। डीमोटिवेट नहीं होना बेटा, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है आज के टाइम पे। तो सेल्फ मोटिवेट जितना रख सकते हो अपने आप को रखो, क्योंकि किसी की मोटिवेशन के ऊपर तुम लोग कितनी देर तक डिपेंडेंट रहोगे। तो ये चीज़ मैं चाहता था कि मैं तुम लोगों को बताऊं, क्योंकि बड़ी अच्छी मेरे को लगी, क्योंकि लाइन कोड ही ऐसी करी थी उन्होंने कि ये भी वक्त बीत जाएगा। तो अच्छा वक्त तो वो भी बीत जाता है और बुरा वक्त हो तो वो भी बीत जाता है। तो कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे तभी तो कुछ अच्छा किसी को बता पाएंगे, है ना। तो ऐसे आप लोगों को भी अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे से पढ़ाई भी करो, ठीक है, मस्ती भी करो, इन्जॉयमेंट भी करो। मैं तो पहले बोलता हूँ ये लाइफ दोबारा नहीं मिलनी, ठीक है। बैचलर लाइफ है, ठीक है, बैचलर डिग्रीज करते वक्त या फिर आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, उसके बाद में जिन्होंने करनी है। लेकिन टाइम बार बार रिपीट नहीं होता। हर एक चीज़ को एंजॉय करो, मैनेज करके चलो अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को, कि ये नहीं है कि मैं सारा कुछ छोड़ के पढ़ाई पे बैठा हूँ या ये सब। पढ़ाई भी करो, हर एक चीज़ को एंजॉय भी करो, अच्छे से करो, बस जो भी करो, बिकॉज लाइफ को जितना जी सकते हो उतना जियो, ठीक है। और साथ साथ में ऐसा कुछ मत करो कि जिसकी वजह से किसी थर्ड इंसान को बुरा लगे, खास करके अपने घर वालों को, ठीक है। तो अपनी वजह से कभी अपने घर वालों की आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा काम मत करना। बाकी जो मर्जी करो, एंजॉय करो लाइफ को, जितना हो सकता है उतना एंजॉय करो और आगे बढ़ते रहो। हमारी तो यही दुआ है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।